है आप लोगों की प्रीवियस ईयर नॉलेज, प्रीवियस ईयर नहीं सॉरी प्रीवियस टॉपिक नॉलेज चेक करते हैं कि आपको कितना याद है। चलिए वर्क डन ही निकालना है। A block of mass m is kept on a platform which starts from rest with constant acceleration g by 2 upwards as shown in the figure. एक प्लेटफॉर्म है, उस पे मास m रखा है, रेस्ट से सारी कहानी शुरू होती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम t, तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा कितना काम किया जाएगा टाइम t के अंदर। तो वर्क डन के लिए आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स होता है ना, जो सरफेस ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट सरफेस पे लगा रहा होता है। तो आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा, फिर आपको टी टाइम के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा कि कितना हो रहा है इस मास m का, जो जीरो से इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कोशिश करो एक बार, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है। ये आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ट्राई कीजिए एक बार। मैम एक्सेलरेशन g/2 है। हाँ जी बेटा, a इज इक्वल टू g/2 है। सो इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का आप ले सकते हो 0। ठीक है, आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, ये मास इस प्लेटफॉर्म पे लगाएगा और ये प्लेटफॉर्म इस पे लगाएगा ऊपर की तरफ, एक नॉर्मल रिएक्शन। मास के ऊपर और कौन सा फोर्स लग रहा है, इसका खुद का वेट लग रहा है। तो सूडो फोर्सेस वगैरह जब हमने किए, लिफ्ट प्रॉब्लम्स जब हमने की, तो ऐसे कुछ किया था ना कि भाई अभी देखो यहाँ से ऑब्जर्वर जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मान लीजिए बड़ा बाहर खड़ा होकर देख रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ से आपके पास क्या है कि ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे एक mg है, ये ब्लॉक है मास m का। ठीक है, सो अगर इसका एक्सेलरेशन g/2 है तो आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं, नेट फोर्स अपवर्ड होना चाहिए, इसका मतलब n माइनस में mg किसके बराबर होना चाहिए, mg/2। mg/2। तो ये आपका हिंट है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल रिएक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट देखो कितना बनेगा टी टाइम के अंदर, एंड फिर वर्क डन निकालिए। कृष्णा बेटा लेट हो गए। मैम अभी मैं स्कूल से आया हूँ। अच्छा चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये जेई में। जेई लिख लो। सी, अनुराग ने एक आंसर दिया है सी, बाकी सभी चेक कीजिए कि सही है या नहीं। A block of mass m kept on platform, रेस्ट से शुरू हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अपवर्ड चल रहा है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए तो मैंने आपको बता दिया, उसका एफबीटी आप ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे की तरफ उस पे उसका वेट लग रहा है, और जिस एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स अपवर्ड होना चाहिए अगर ब्लॉक ऊपर की तरफ चल रहा है एक एक्सेलरेशन g/2 से। सो n माइनस में mg शुड बी इक्वल टू m इंटू ए g/2। सो यहाँ से आपके पास n तो निकल ही गया, कितना आ गया, mg प्लस में mg/2, 3mg/2। 3mg/2। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करें भाई, मैम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ। देखो इन्होंने क्या बोला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है तो आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होती है। सो आपके पास s इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ a t स्क्वायर। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम t के अंदर उन्होंने बोला हो तो हम टाइम t ही ले लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ a की वैल्यू कितनी है अपनी g/2 इंटू में t स्क्वायर। अब वर्क डन क्या होता है, F डॉट S, फोर्स क्या है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम इनका, इनटू में कोस थीटा।
एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बताओ एंगल कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही होगा ना, तो थीटा कितना हो गया? 0। सो सिंपली आपको क्या रखना है, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज 3mg बाय में 2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? हाफ g बाय 2 इंटू में t स्क्वायर। क्या ऑप्शन बन रहा है? सी। 2 Yes, टू ma'am. 4 टू 8 हो गया, ऊपर 3mg t स्क्वायर। क्लियर है सबको? 3mg स्क्वायर t स्क्वायर। सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है ना सबको? क्वेश्चन आगे चलूं? Yes. Ma'am. चलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, समवेयर दे आर रिलेटिंग वर्क एंड एनर्जी। सो यहाँ पर आपके पास क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय all the forces on a body is equal to change in kinetic energy, change in kinetic energy of body। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी के ऊपर बहुत तरीके के फोर्सेस हो सकते हैं, उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स हो सकता है, उसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स हो सकता है, एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाइड हो सकता है, कोई स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, कोई ग्रेविटी वाला फोर्स हो सकता है। तो एक बॉडी पर जितने भी नेट फोर्सेस लग रहे हैं, हो सकता है एक बॉडी पे आपने एक से ज्यादा फोर्सेस लगा रखे हैं, तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर है बात सबको? अभी ऑल फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा आप लिख भी सकते हो। ऑल फोर्सेस क्या क्या है? जैसे आपके पास हो गया ग्रेविटी वाला फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, और बताइए बेटा, नॉर्मल रिएक्शन का हो सकता है, सूडो फोर्सेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सूडो फोर्सेस भी हो सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं, जितने भी हैं ऑल। ठीक है, सो यहां पर आपके पास क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कुछ फोर्सेस इसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस भी है। कल हम लोगों ने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव पढ़ा था, बताओ कौन से कंजर्वेटिव है? Ma'am, gravity. Ma'am, gravitational, spring, electrostatic. यस, यहाँ पर ग्रेविटी है, स्प्रिंग वाला फोर्स है, ये आपके पास नॉन कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, बाकी आपके पास अलग हो गया। सो यहाँ पर मान लीजिए सिस्टम के ऊपर आप कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लॉक के ऊपर आप लोगों ने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करके दिखाऊं, ये फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, सपोज एंगल थीटा है, तो इधर आता है एफ कोस थीटा और नीचे क्या आएगा? एफ साइन थीटा। और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन वगैरह लग रहा होगा, मान लीजिए सरफेस पे रखा है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो एफ साइन थीटा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाता है। एफ कोस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो एक काइनेटिक एनर्जी मिल रही है ना, और वर्क भी देखो पॉजिटिव है आपके पास। एफ कोस थीटा इनटू में डिस्प्लेसमेंट आप करोगे, एंगल 0 है यहाँ पे। सो अगर आप वर्क पॉजिटिव कर रहे हैं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी बॉडी की इंक्रीज हो रही है। अगर वर्क नेगेटिव है, नेगेटिव का कोई एग्जांपल बताओ, बताओ जरा। फ्रिक्शन लग गया जैसे। फ्रिक्शन हो गया। अगर इसी ब्लॉक की बात करें, मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, और इसमें साथ के साथ फ्रिक्शन भी लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, और मान लीजिए इसने डिस्प्लेसमेंट ले लिया 2 मीटर का आगे की तरफ, तो इस फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा ना। 5 मीटर पर सेकेंड से तो कुछ कम ही होगा, धीरे 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 वो एक पॉइंट पर आके उसको रोक देगा। और यहाँ पर वर्क डन देखिए नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट आगे है और फोर्स पीछे है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है आपके पास? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने कल परसों शायद आपको बताया भी था कि वर्क अगर आप सिस्टम पे कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से उससे एनर्जी को लिया जा रहा है या सिस्टम की एनर्जी लॉस्ट हो रही है, जैसे यहाँ फ्रिक्शन जो है उसकी एनर्जी को बर्बाद कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है सबको? सो आप सीधा भी लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम एक ट्राइंगल से डेल्टा से दिखाते हैं, या आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्लियर है सबको? अगर स्मॉल वर्क डन की बात करें तो वो भी आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा आपके पास? स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसका एक प्रूफ तो चाहिए ना कि मैम कैसे रिलेट हो गया वर्क काइनेटिक एनर्जी के साथ। आसान है, देख लीजिए। अगर मैं कोई एक वेरिएबल फोर्स ले लूं, मान लीजिए एक बॉडी पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से आप वर्क डन कैसे निकालते थे? एफ डॉट डी एक्स x1 से x2 w। मान लेते हैं वन डायमेंशन की बात हो रही है, फोर्स भी आपका जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही है। तो मुझे बताओ फोर्स को क्या हम मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं रख सकते? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो यहाँ से आप रख सकते हो x1 से x2 मास इनटू में एक्सेलरेशन इनटू में dx। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt होता है ना। अगर मैं dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दूं, तो यहां से मुझे बताओ dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्म होता है वेलोसिटी इनटू में dv बाय में dx। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन मास इनटू में वेलोसिटी इनटू में dv बाय में dx। तो यहाँ से dx से dx कैंसिल हुआ, हमारे पास फाइनल क्या बच गया? वेलोसिटी में टर्म बच गया। तो आपके पास मान लेते हैं इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो v आई है और फाइनल कितनी है? v f है। ठीक है, यहां से मास आपके पास बाहर कॉमन आ गया। v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv, v इनिशियल v फाइनल, क्या होगा बेटा? v स्क्वायर बाय 2 इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड। सो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? m बार कॉमन है, वी एफ स्क्वायर बाय 2 माइनस में वी आई स्क्वायर बाय में 2। क्या आपके पास ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है? यस बेटा दीपक बोलिए। मैम ये सेकंड स्टेप के बाद कुछ समझ नहीं आया, एक बार समझा दो। अच्छा देखो, हम क्या मैम। कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग वर्क को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि क्या सही में हम लोग उसको काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रूफ है, बोर्ड वगैरह में अगर आपको लिखना हो तो आना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि किसी बॉडी के ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकालने का होता है फॉर्मूला W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 f डॉट dx। अगर एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, एक डायमेंशन से ज्यादा है मान लो, तो उस केस में आप यहाँ क्या कर देते हो? dx की जगह dr कर देते हो और लिमिट्स होती है r1 से r2। तो सिंपली हम इसको समझ सकते हैं एक डायमेंशन में सेम टू सेम चीज जो है वो लागू हो जाएगी आपके दो डायमेंशन के अंदर भी या तीन में भी। तो यहाँ से आपके पास क्या हुआ कि फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, पुट कर दिया। ठीक है, अब आपको चेंज क्या करना है? कुछ ना कुछ v की फॉर्म में लेके आना, स्पीड की फॉर्म में लेके आना। तो एक्सेलरेशन को मैंने चेंज किया, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt। अब यहाँ ऊपर नीचे मैंने dx और dx से डिवाइड कर दिया, तो dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है, तो आपके पास एक्सेलरेशन का वेलोसिटी और x के अंदर ये एक रिलेशनशिप है, इंपॉर्टेंट है ये, वैसे आपको पता होना चाहिए, याद ही होना चाहिए। a इज इक्वल टू v इंटू में dv बाई dx है। ठीक है, सो ये मैंने पुट किया, dx से dx कैंसिल हो गया, यहां तक आ गए। यहां तक कोई दिक्कत? नो। लिमिट्स क्या ले ली? अब विद रिस्पेक्ट टू स्पीड आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना उसको, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी? स्पीड में ही आएंगे। मान लीजिए पहला जो डिस्प्लेसमेंट उसका x1 हुआ, उस टाइम उसका इनिशियल स्पीड क्या था? vi, और बाद में जब x2 है तब उसका vf हो गया। तो यहाँ पर आपके पास मास कांस्टेंट है, मास बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dv कर सकते हो आराम से। एक पावर बढ़ाओ, डिवाइड बाय न्यू पावर। तो v की एक ही पावर थी, डिवाइड करा, एक पावर बढ़ाई तो कितना हो गया? 2 एंड डिवाइड बाय न्यू पावर यानी 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन रहा है? पहला क्या बन रहा है? mvf स्क्वायर बाय 2, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस में mvi स्क्वायर बाय 2, ये क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट नहीं हो गया हमारा वर्क? यस। आई बात समझ में? आगे चले फिर। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो बेटा। मैम जैसे वेरिएबल मास के लिए भी फोर्स डिफाइन होता है, तो मैम वेरिएबल मास के लिए वर्क डिफाइन नहीं होता? वेरिएबल मास के लिए क्या डिफाइंड होता है? फोर्स ओके, जो मैम dp बाई dt करते हैं ना। हाँ तो- वेरिएबल मास का मतलब तो देखो, वेरिएबल मास कब होता है? जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से चलता है ना, तब मास में कुछ ना कुछ चेंज आता है, यही बात कर रहे हो आप? नहीं मैम, जैसे कोई क्या कहते हैं रॉकेट है, वो उड़ रहा है तो फ्यूल का लॉस करता है ना, तो उसका टाइम पर क्या कहते हैं मास कम हो रहा है, वो भी मास में चेंज हो गया।
हाँ, तो वहां पर भी हम लोग जो है सीधा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लिखते हैं। वहां पर हमारे पास जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किया था, तो ये रॉकेट वाला पार्ट भी हमने डिस्कस किया था। यस मैम, और dp by dt वाला। हाँ, तो वहां पर हमारे पास जो ट्रू इक्वेशन होती है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंट। आपके पास सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ होता है आपके पास फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। यही होता है ना सेकंड लॉ? यस मैम। तो ये चीज हम, ये वाला जो फॉर्मूला होता है दैट इज वैलिड एवरीवेयर। पर जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये कांस्टेंट मास के लिए होता है। जब हमारे पास मास कांस्टेंट होता है तब हम ये चीज लिखते हैं। तो ये यहाँ हम जितना भी केस डिस्कस करें, हमारे पास कांस्टेंट मास है। दो केसेस आते हैं, एक रॉकेट प्रोपल्शन वाला जिसमें मास वेरी करता है, तो हम इसको सीधा नहीं लगाते। पहली बात तो हम यहाँ पर फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करके लगाते हैं। दूसरा, हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तब उसका मास वेरी करता है। तो हमारी आम जिंदगी में जितने भी मोशंस हैं वो बहुत ही कम स्पीड के हैं इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सो उस केस में फिर अलग से निकलेगा वो बेटा। ओके, बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं अब हम। A body of mass 2 kg is acted upon by a force such that its VT graph is as shown. Find the work done by this force. अभी ग्राफ से आप समझ सकते हैं क्या? सबसे पहले एक सवाल ये आता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना कब है? जब आपको देखो वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स नहीं पता हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता हो, तो भी हम वर्क निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होता क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो किसी तरीके से अगर सिस्टम का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या बॉडी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाए तो वही तो वर्क डन है। ठीक है, तो जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें हमारे पास क्या वर्क फोर्स दे रखा है? नहीं दे रखा। डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा, तो हम लोग वर्क के लिए क्या यूज करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all forces is equal to change in kinetic energy. So change in kinetic energy क्या है? हाफ m vf स्क्वायर माइनस में हाफ m vi स्क्वायर। ठीक है, अब एक बॉडी है ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। एक फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, तो एक ही फोर्स की वजह से वर्क डन है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से मुझे ये बताइए आपकी फाइनल स्पीड क्या है यहाँ पर? 0। यस, ये आपके पास 0 है तो ये 0 ही हो गया। आप 0 से 2 सेकंड के बीच में सारा मोशन देख रहे हैं ना? ठीक है, Yes, तो ma'am. आपके पास वीएफ हो गया 0 माइनस में हाफ एम कितना है आपके पास? 2। वी कितना है बेटा? टी इज इक्वल टू 0 पर कितना इनिशियल स्पीड है? 10। 10 का Yes, ma'am. 2 से 2 Square. गया, कितना हो गया? माइनस में 100 जूल। सबको मैम आपने 100 स्क्वायर लिख दी। 100, हाँ सॉरी, मैंने वहीं पर कैलकुलेट कर दिया। दिमाग ज्यादा फास्ट चल रहा है हाथ के बजाय। चलिए 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 माइनस 100 जूल। क्लियर है सबको? चलो अगला वाला ट्राई करो। हाँ जी बेटा, चलिए ये वाला ट्राई कीजिए। A body of mass 1 kg is acted by some forces such that its displacement is given by 2t square minus 2t plus में 10. Find the work done by all the forces in 0 to 2 second. आपके पास है 2 मिनट। 2 मिनट से ज्यादा का सवाल भी नहीं है, फटाफट कर दो। कैसे करेंगे बताओ? मैम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे पहले डिफरेंशिएट करके। निधि बोल रही है। यस मैम। ओके, निकालो। निधि ने कहा
क्या कि भाई मैम वेलोसिटी निकाल लो, चलो निकाल लेते हैं भाई, बात तो माननी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन कर दे। 56 आ रहा है मैम, कितना आ रहा है? 56। 56? नहीं नहीं, ds बाय में dt, ये कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 4t माइनस में 2, ये क्या आपके पास v। फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन 0 to 2 सेकेंड। अभी देखो मेरे पास फोर्स तो नहीं दे रखा ना, मैं वर्क डन कैसे निकालूं? मैं यूज कर सकती हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम को कि भाई वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, इसमें यहाँ सम फोर्सेस हैं, जितने भी फोर्सेस है भाई, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ क्या होगा? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर मैम माइनस, सॉरी 14 है मैम, मैंने 14 में भी 4 मल्टीप्लाई कर दिया। या हाफ एम वी आई स्क्वायर। तो हाफ एम कितना है? 1। वी एफ कितना है बेटा? मैंने हाफ एम कॉमन ले लिया, वी एफ स्क्वायर माइनस में वी आई स्क्वायर, सो होगा आपके पास हाफ वी एफ। फाइनल क्या है आपके पास? 0 to 2 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 2 पे निकालोगे ना, कितना होगा? 2 पुट कर दो, 8 4 6 हो जाएगा। 2 माइनस में 2, 8 में से 2 गया 6 गया। वी इनिशियल ये आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस में 2, t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, माइनस में 2, तो v फाइनल क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर माइनस में माइनस 2 का स्क्वायर, तो हाफ 36 माइनस में 4, कितना हो गया ये? 32/2 16 जूल। 16। क्लियर है सबको? यस मैम। एंड कृष्णा, मैंने एक चीज नोटिस करी है, तुम मेरे ख्याल से आंसर जल्दी निकालने के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हो। लास्ट वाली क्लास मैम में मैं खाना खाते हुए निकालता हूँ। खाना खाते हुए कर रहे हो, बेचारा कितना busy। स्कूल से आया होगी मैं। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पे। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स such that its displacement x is related with time t as t is equal to under root x plus में 3. Find the work done by this force in 0 to 6 seconds. Again 2 मिनट दे देते हैं आपको, अब मुझे आंसर सही बता दो कितना आएगा। मैम इसमें x की वैल्यू निकाल के डिफरेंशिएट करेंगे ना? पता नहीं, अभी नहीं बताऊंगी मैं, करो। A Okay, body is ma'am. acted upon by a force such that its displacement is related with time t as t is equal to under root x plus में 3. Find the work done by this force in 0 to 6 सेकेंड। तो ये तो समझ में आता है कि आपके पास v इनिशियल निकल जाएगी 0 पे, t इज इक्वल टू 0 क्या है आपके पास? यहाँ v इनिशियल निकालोगे, 6 सेकेंड पे क्या आ जाएगा? v फाइनल आ जाएगा। अगेन आप वर्क एनर्जी थ्योरम में इस्तेमाल करेंगे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, this is equal to change in kinetic energy of the body, that is half m v final square minus में half m v I square. So half m बार कॉमन ले लेते हैं, vf square माइनस में vi square. अब मुझे बता दो vf कितना है और vi कितना है? मैम VI 6 है और VF 18 है। 18? यस मैम। नो, मैम रिएक्ट 6। vi 6 है। देखो सबसे पहले तो v लेके आना पड़ेगा ना, तो क्या करो आप, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? t माइनस में 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या होगा आपके पास? x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? t स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 60, सही लिखा है मैंने? खोल दिया स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से अगर मुझे v निकालना है तो v क्या होगा बेटा? dx बाई dt, दिस इज इक्वल टू 2t माइनस में 6। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो v इनिशियल कितना आ रहा है? -6, और t इज इक्वल टू 6 कर रहे हैं तो v फाइनल कितना आ रहा है? 6 +6। सवाल तो यहीं पर ही सॉल्व हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती पहली बात, और पॉजिटिव होती है हमेशा। तो अगर आपके पास स्पीड का मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड मैग्नीट्यूड, अगर आपके पास मैग्नीट्यूड सेम है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है?
0 है ना। सो यहाँ से अगर आप पुट करेंगे हाफ m vf स्क्वायर क्या आएगा 36 माइनस में vi स्क्वायर क्या होगा 36, तो क्या होगा 0। सो वर्क डन ड्यू टू दीज फोर्सेज इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम ये समझ नहीं आया, दोबारा समझाना होगा। कहा नहीं समझ आया बेटा? देखो मैम सबसे पहले तो v लेके आना था, तो क्या करा, इक्वेशन के अंदर अंडर रूट x को सेपरेट कर लिया और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और खोल लिया उसको। अब हमें पता है v क्या होता है dx बाय में dt, तो डिफरेंशिएशन कर लिया, इक्वेशन बन गई 2t माइनस में 6। अब दो टाइम दे रखे हैं आपको, एक 0 और एक 6। 0 पुट करते हैं t की जगह तो v इनिशियल आ गया, 6 पुट करते हैं तो v फाइनल आ गया, तो आंसर कितना है -6 और +6। अब इस फॉर्मूले में हमको vf और vi की वैल्यू पुट करनी थी। अब स्क्वायर है ना, तो माइनस हो चाहे प्लस हो आंसर तो सेम ही बनेगा ना। किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर है, +6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 36 कितना हो गया 0। ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट क्या था आपके पास कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदला, मतलब वेलोसिटी नहीं, स्पीड की बात करो, अगर स्पीड नहीं बदली, इफ देयर इज नो चेंज इन स्पीड, इफ देयर इज नो change in speed, then change in kinetic energy क्या हो गया भाई 0 हो गया। एंड वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। क्लियर है सबको? सो स्पीड चेंज होना जरूरी है। क्लियर है? क्योंकि वेलोसिटी तो क्या होता है, देखो वेलोसिटी होता है जिसपे डायरेक्शन भी है और सॉरी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो उसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, तो वहां तो डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी की बात कर रही होती मैं यहाँ पर, तो मेरे पास प्लस माइनस से फर्क पड़ जाता, लेकिन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, वी आपके पास स्पीड है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी भी पुट कर रहे हैं, सपोज आप साइन के साथ वेलोसिटी पुट कर देते हो तो भी कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा, स्क्वायर है। डायरेक्शन की वजह से प्लस माइनस आता है, स्क्वायर की वजह से वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम मैम। ये जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव की कहाँ बात हो रही है अभी? नहीं मैम पूछ रहा हूँ। नहीं, कंजर्वेटिव की तो यहाँ पे वैसे तो बात नहीं है, और कंजर्वेटिव के लिए उन्होंने बोला होता कि गिवन फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, कोई जरूरी थोड़ी है, वर्क डन ऑल फोर्सेस में आपका फ्रिक्शन भी हो सकता है। ठीक है, मैम और क्योंकि इसमें टाइम रख के जो है ना मैम पोजीशन सेम आ रही है और वर्क डन 0 है। अच्छा तो क्लोज पाथ वाला लगा रहे हो आप? हाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, मैम, बिल्कुल है कि अगर आपके पास पोजीशन सेम आ रही है, पोजीशन सेम कैसे आ रही है, मैम उसमें एक्स में जो एक्स का t फंक्शन इज है इक्वल उसमें टू 0 और 0 6 है। करोगे तो आपके पास आएगा 9 अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू -3, यानी x इज इक्वल टू 3। अगर t इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो भी 3 ही आएगा। नहीं, अगर आप t इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 3। वो नीचे मैम अपने फंक्शन बना रखा है ना x इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6। हमारी एक तो आवाज ही नहीं क्लियर आ रही, ये बोल रहे हो? अच्छा यहाँ बोल रहे हो? यस मैम ये वाला। अच्छा यहाँ पर अगर आप पुट कर रहे हो t की वैल्यू 0, तो ये बनेगा आपके पास 9, और अगर t की वैल्यू 6 पुट कर रहे हो तो क्या बन रहा है? वैसे तो यहीं से निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, तो आप यहाँ से आपके पास क्या होगा, देखो t की वैल्यू 0 पुट कर दो, अंडर रूट एक्स किसके बराबर हो गया -3 के बराबर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x इक्वल्स टू कितना हो गया 9। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास अगला क्या है 6, तो आपके पास अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अगेन 3, यानी x इज इक्वल टू 9। सो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, बट यहाँ पर हम कंफर्मेशन के साथ तो नहीं कह सकते, नेसेसरी कंडीशन होना जरूरी है। देखो आपके पास जो वर्क डन है क्लोज्ड पाथ में हमेशा 0 हो, वो तभी होता है जब फोर्स जो है कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव में 0 हो या ना हो दोनों पक्का नहीं पता। क्लियर है सबको? यस मैम। आगे चले, यस मैम। चलो ये आप कर लेना, चलो कर लो फटाफट निकाल दो।
Mass 2 kg. V is equal to alpha under root x. If some forces acted on this body, then find work done by all forces from x equals to 0 to x equals to b. तो V इनिशियल क्या हो जाएगा आपके पास? 0. यस मैम। V फाइनल क्या हो जाएगा आपके पास? अल्फा अंडर रूट b. ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपली हाफ m vf स्क्वायर माइनस में हाफ m vi स्क्वायर. सो हाफ m की वैल्यू दे रखी है 2. vf स्क्वायर कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर b, और ये हो गया 0. सो कितना आंसर आ गया आपके पास? अल्फा स्क्वायर b. क्लियर है? यस। यस मैम। चलो ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन. वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेसेस m वेरी ग्रेजुअली बाय थीटा एंगल, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स. देखो इस तरह का सवाल हमने पहले भी किया है, बट वहां हमारे पास कांस्टेंट फोर्स था. यहाँ पर आपके पास क्या है? वेरिएबल फोर्स है. ठीक है, एक बार कोशिश करें कैसे करेंगे. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. दीपक ये समझ में आ गया 2t माइनस 6 कैसे आया? मैम डिफरेंशिएशन आंसर तो बताया था, लेकिन अभी मेरा वो पार्ट क्लियर नहीं है. अच्छा, बहुत गलत बात है. डिफरेंशिएशन करना नहीं आ रहा आपको? यस मैम, मेरा सिलेबस अभी थोड़ा चल रहा है. 11th में पढ़ाई नहीं करी मतलब बिल्कुल भी? डिफरेंशिएशन तो वहीं से शुरू हो जाता है. कहाँ था आपका ये इक्वेशन? अच्छा ये देखो, इसमें क्या कर रखा है? टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60 है ना. तो डिफरेंशिएशन में पावर रूल समझ लो. सबसे पहले सबसे ज्यादा यूज होता है कि पावर आगे आ जाती है, 2 आगे आ गया, और जो पहले पावर है टी की उसमें से एक कम कर दो. 2 आगे आ गया तो वहां एक कम हो जाएगा. टी की पावर कितनी बचेगी? 1. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 9 एक कांस्टेंट है उसका 0 माइनस 60, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी की पावर कितनी है? अब देखो 1 है ना. 1 आगे आ गया, 1 में से एक कम कर दोगे तो टी की पावर 0 यानी 1 बच गया ना. यस. 0 इज 1, तो वहां पर सिर्फ 6 बच गया फिर. ठीक है, तो पावर रूल है, एक पावर आगे लेके आओ, पावर जितनी भी है वो आगे लेके आओ और उसको एक कम कर दो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. हाँ जी, कुछ बात बनी कि नहीं इस क्वेश्चन में? मैम इसका ऑप्शन सी है क्या? सी तो नहीं है. नहीं है। देखो सबसे पहले एक चीज समझो, यहाँ ग्रेजुअली जहां पर भी लिखा है ना, इसका मतलब प्रोसेस बहुत धीरे हो रहा है, और जब बहुत धीरे हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, ये चीज 0 के बराबर हो जाएगी. ठीक है, एक वेरिएबल फोर्स है जो डिस्प्लेस कर रहा है m मास को वेरी ग्रेजुअली स्लोली बाय एंगल थीटा, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स. इस फोर्स के द्वारा वर्क डन है, ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 हो गया. तो देख लो सबसे पहले कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर. जैसे यहाँ पर एक तो आपके पास टेंशन फोर्स आएगा, स्ट्रिंग है ना, टेंशन Yes, ma'am. फोर्स आएगा, एक तो ऊपर की तरफ आ गया. एक इसका वेट होगा नीचे की तरफ, एक ये जो F है जो इसको आगे लेके जा रहा है. सो वर्क डन ड्यू टू टेंशन प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू फोर्स जो लगाया गया है इसको थीटा एंगल से आगे लेके जाने के लिए, दैट इज इक्वल टू 0. सो अगर मेरे पास टेंशन का वर्क डन, ग्रेविटी का वर्क डन आ जाए तो मेरे पास वर्क डन ड्यू टू फोर्स F आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इक्वेशन में रखना है, दो चीज निकाल लो, आपके पास तीसरी आ जाएगी.
सो वर्क डन ड्यू टू टेंशन बता दो सबसे पहले तो। देखो आप देखो यहां से आपके पास ये जो है इस तरह जा रहा है, यानी अगर आप कहीं पर भी इसको ऑब्जर्व करेंगे तो टेंशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बोलिए। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सो आपके पास ये जो वर्क डन होगा वो 0 होगा पहली बात तो, बिकॉज टेंशन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो एफ डॉट एस क्या हो जाता है, एफ एस कोस 90। तो 90 आपके पास क्या हो गया, कोस 90 के केस में क्या हो जाएगा, 0, 0। परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। टेंशन फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स होता है, ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन आया हुआ है, वो स्ट्रिंग का नेचर क्या है, उसमें कितना रिस्टोरिंग पुल लग रहा है उसके हिसाब से, तो एक कांस्टेंट है एक स्ट्रिंग के अंदर जो आ रहा है। जो वेट लगाया है हालांकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वैसे कांस्टेंट है, एक बार जो लगा दिया उसके हिसाब से वो चेंज नहीं होगा। तो टेंशन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी वजह से वर्क डन 0 हो गया। अब ग्रेविटी की वजह से निकालना है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा बेटा। अब देखो ग्रेविटी का वर्क डन निकालने के लिए पाथ सोचो क्या ले सकते हो। एक तो ले सकते हो आप यहां से यहाँ, कहां से कहां, पॉइंट ए से पॉइंट बी सीधा आप जा रहे हैं इस तरीके से। अब ग्रेविटी आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, तो आप चाहे इस तरीके से चले और फिर यहां पहुंचे, ये मान लीजिए सी पॉइंट है। सो आप वर्क डन टू एसी प्लस में वर्क डन टू सी भी देख ले। अब एसी वाला जो है इस केस में क्या होगा, ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। ग्रेविटी तो डाउनवर्ड है ना और डिस्प्लेसमेंट ऐसे चल रहा है तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वाला वर्क तो 0 ही हो गया। अब यहां पर आ गया आपका बॉल, इसका वेट नीचे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। मैम हाँ यस जी। मैम। एक अब और यहाँ बार बता दो। दोबारा बताऊंगी मैं, एक बार रुको। पहले बात तो चलो सुन लो, ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ए से बी सीधा चले जाओ अगर डिस्प्लेसमेंट पता है, लेकिन अभी नहीं पता हमको, तो हम दूसरा पाथ ले लेते हैं। ऐसे नीचे से पहले आपके पास हम ऐसे सीधे हॉरिजॉन्टल चले, फिर हम यहाँ से ऊपर चले। इनिशियल वन फाइनल पोजीशन सेम है ना मेरा, तो कैसे भी चले जाओ, चाहे सीधे चले जाओ चाहे ऐसे चले जाओ, वर्क डन सेम आएगा क्योंकि ग्रेविटी वाला फोर्स कंजर्वेटिव होता है। अब जब आप चल रहे हैं ए टू सी, तो ए टू सी के अंदर देखिए फोर्स ग्रेविटी वाला जो लग रहा है वो नीचे लग रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है ना, तो एंगल कितना है बेटा, 90। ग्रेविटी वाले फोर्स की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है ना, यस मैम। तो यस आपके मैम। पास ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब बात करते हैं सी से बी तक की। सी से बी में देखिए ग्रेविटी लग रही है नीचे mg और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर। कितना डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, ये तो निकालना पड़ेगा ना, बताइए Yes, कितना ma'am. डिस्प्लेसमेंट आएगा। निकालें। मैम एल कॉस थीटा। कैसे निकाला बेटा, मैम मैंने जो हमें लेंथ दे रखी ना स्ट्रिंग की, उसके वो कंपोनेंट ब्रेक कर दिए बस। एल कोस थीटा, नहीं आए तो गा एल कोस थीटा ही। आपके पास ये है, इसके भी ये इसके परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, तो वर्क डन आपके पास आएगा एम जी एल कोस थीटा। नहीं ये नहीं आएगा, देखिए आप ध्यान से देखो, देखिए इसको मैं थोड़ा दोबारा से इधर ड्रॉ करके दिखाऊं। एक तो देखो आपके पास ये बन रहा है, बॉब है, इसको आपने डिस्प्लेस किया, मान लीजिए यहाँ आ गया, ये आ गया आपके पास यहाँ इस तरह। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो देख रहे हैं, थोड़ा ढंग से बना देते हैं, मान लो ये यहीं आ गया।
तो आप ऐसे पीछे की तरफ देखेंगे यूं, ये तो हो गया इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस पोजीशन से, ए से बी जब आया तो ये सीधी जो लाइन बनी ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ना, और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इतना ही तो हुआ है, ये है कि नहीं। यस मैम। तो आपको ये निकालना है, तो ये निकाल लीजिए, ये कितना है x, ये जो डिस्टेंस है, तो ये आपके पास ये BC निकल जाएगी कि नहीं लेंथ, बताओ। अब आपने जो कंपोनेंट लिया वो आएगा, इसके ऊपर कंपोनेंट ये आएगा L cos थीटा, ठीक है, और आपके पास ये आता है L sin थीटा, मतलब एक आएगा आपके पास ऐसे और एक ऐसे आएगा परपेंडिकुलर, उसके पैरेलल नीचे वाली लाइन है L sin थीटा, ठीक है। अब निकालना तो हमें सिर्फ इतना ही है ना, टोटल लेंथ कितना है स्ट्रिंग का, L है, तो x कितना हो गया, L माइनस में L cos थीटा हो गया कि नहीं हो गया, L इंटू में 1 माइनस में cos थीटा आ गया। अब देख लो कि वर्क डन कितना हो गया, प्लस में ग्रेविटी नीचे है mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, कितना ऊपर है, L इंटू में 1 माइनस में cos थीटा। क्लियर है सबको ये चीज? यस मैम। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना है ये बताओ, 180 है ना, तो यहाँ पर 0 Yes, ma'am. प्लस की जगह क्या कर दूं, माइनस कर दूं, करेक्ट। सो अब यहाँ पुट कर लेते हैं, टेंशन का वर्क डन 0 आया आपका, सेकंड वर्क डन आपके पास आया माइनस में mgl 1 माइनस में cos थीटा प्लस में wf इक्वल्स टू 0। निकालना क्या था, वर्क डन ड्यू टू फोर्स F, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgl इंटू में 1 माइनस में cos थीटा। तो आंसर क्या आया बेटा, डी। डी। आई बात थोड़ी बहुत समझ में, दोबारा रिपीट करती हूँ, देखो एक बॉब लटका दिया, L लेंथ है, और उसको डिस्प्लेस किया एक वेरिएबल फोर्स के साथ, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब इस बॉब के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस देखे मैंने, क्या क्या फोर्सेस बनते हैं, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उन फोर्सेस की वजह से जो वर्क होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो एक लग रहा है टेंशन, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर, उसका वर्क डन तो सीधा ही 0 हो गया। वर्क डन ड्यू टू फोर्स F निकालना है, वो तो हमको वैसे ही पुट करना पड़ेगा। अब बचा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमेशा याद रखो ग्रेविटी जब बात करते हैं हम लोग, तो ग्रेविटी के लिए हम सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो ग्रेविटी के साथ हमेशा परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा। तो आप सीधा ना, मतलब ऐसे सोचने का भी जरूरत नहीं था, पहले A से C लेके जाओ फिर C से B लेके जाओ, आपको पता है A से B में बस ये देखो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो वहां से हमने देखा कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको क्या किया हम लोगों ने, पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दिया, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और ऊपर वाले ट्रायंगल का यूज किया, ये ऐसे बन रहा था, इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड किया, तो ये जो लाइन बनेगी ये येलो कलर वाली, यही तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर ये निकल जाए तो बात ही बन जाएगी हमारे पास। तो फिर मैंने ये ट्रायंगल का इस्तेमाल किया जो ऊपर बन रहा है, इसके अंदर आपको पता है कि ये L है, ठीक है, इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, सिर्फ इतना L cos थीटा, और एक इधर आएगा L sin थीटा। उस L sin थीटा को मैं यहां पर भी दिखा सकती हूँ, ये L sin थीटा इसके बराबर, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे चाहिए था ये जो मोटे वाली लाइन है, इतना ही। टोटल आपके पास स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, L, L में से आप माइनस कर दो L cos थीटा जो आपने यहाँ ऊपर निकाला, तो ये आपके पास यही आ जाएगा ना। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अब mg नीचे लग रहा है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, एंगल 180 है, ठीक है। तो माइनस mg L इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये हमारे पास वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। तो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम समझ में आ गया मैम पूरा, मैम बस बिल्कुल स्टार्टिंग का समझ में नहीं आया कि मैम आपने ऑल फोर्सेस 0 पे ली। ग्रेजुअली बेटा, जहां पर भी न्यूमेरिकल्स में ग्रेजुअली शब्द लिखा हो, या फिर सीधा ही ऐसे बता रखा हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो आप फॉर्मूले में क्या, ग्रेजुअली का मतलब होता है वेरी स्लोली, आप उसको धीरे धीरे मूव करेगी, हर स्टेप के ऊपर आपने उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ने दिया। समझ में आ रहा है? ऐसे एकदम से करोगे मूव तो आपके पास क्या होगा,
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई। अब हर स्टेप पे धीरे धीरे इतना स्लो मूव कर रहे हैं कि उसका काइनेटिक एनर्जी का कोई बदलाव नहीं है, तो डेल्टा के ही हमने क्या रख दिया, 0 कर दिया। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। फिर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को खोल लिया कि कितने फोर्सेस हैं, और एक आपके पास अननोन है और 2 आपको पता है, वो निकालने हैं कैसे ना कैसे, वो हमने निकाल लिया। टेंशन वाला 0 आ गया, ग्रेविटी वाला हम लोगों ने ट्राइंगल वगैरह का कॉन्सेप्ट लेके यूज करके सॉल्व कर दिया। क्लियर है? यस मैम। चलें आगे। Yes, ma'am. चलो ये करो। A ball of mass 5 kg is dropped vertically through a height of 20 meter and it gains a speed of 10 meter per second after 20 meter. Find the work done by gravitational force and air friction. A ball of mass 5 kg को ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। कितना हाइट तक ड्रॉप हुआ है ये, 20 मीटर। 20 meter. And it gains a speed of 10 meter per second after 20 meter. तो फाइनल वेलोसिटी भी दे रखा है, कितना है, 10 मीटर पर ठीक है। सो फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर फ्रिक्शन। इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक तो ग्रेविटी वाला और एक एयर फ्रिक्शन है, 2 ही तो है और तो कोई है ही नहीं। ड्रॉप किया है, एक्सटर्नल वर्क डन भी नहीं है, ठीक है। सो कंजर्वेशन वाला थ्योरम अगर हम निकालें, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो ये तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है, हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर 0 माइनस में हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। वी फाइनल कितना आपके पास, 10 का स्क्वायर। मैम फाइनल पहले आता ना शायद, इनिशियल तो बाद में आएगा। अच्छा हाँ, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस में वी इनिशियल का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, हाफ एम की वैल्यू पुट कर दीजिए 5, वी फाइनल का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस में वी इनिशियल का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, कितना बनेगा ये, 250। 250। अब Yes, देखते ma'am. हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर दोनों ही है, वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड प्लस वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, दोनों है और दोनों निकालने हैं। क्या करें फिर, ग्रेविटी वाला तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं ना। ग्रेविटी वाला क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए इसका जो वेट है वो कितना है 5g, जो नीचे की तरफ लग रहा है Yes, उसका ma'am. डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 इसके और वो acceleration आपके पास हो फोर्स जाएगी की डायरेक्शन में ही है, तो आपके पास कितना हो गया mg, 1000। ये हो गया आपके पास 5 इंटू में g इंटू में 20, mgh भी बोल सकते हो आप। 5 इंटू में 10 इंटू में 20 कितना हो गया ये 1000। यस मैम। यहाँ पर हम 1000 पुट कर देते हैं, प्लस में एयर फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन आ जाएगा। तो एयर फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क डन होगा, हम डायरेक्ट माइनस कर 250 देंगे। माइनस में 750 माइनस 750 जूल। आया समझ में? मैम यस मैम। बोलो, मैम चिराग बोल रहे हैं, यस बोलिए बेटा। मैम, जो आपने 250 के बाद करा उसके बाद समझ में आया। 250 तक आ गया ना। Yes, देखो ये ma'am. इस तरफ तो 250 जो किया वो तो सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लिया, इनिशियल वेलोसिटी पता था, फाइनल वेलोसिटी पता था। फिर ग्रेविटी की वजह से वर्क डन निकाला। अब ऑल फोर्सेस में 2 ही फोर्सेस है हमारे पास, एक तो ग्रेविटी वाला और एक एयर का फ्रिक्शन उन्होंने बोला है, ठीक है। सो ग्रेविटी वाला क्या होगा आपके पास, ये देखिए नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर, 20। ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, F डॉट एस होता है ना। फोर्स क्या आपके पास mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, एंगल कितना है 0, कितना हो गया आपके पास mg इंटू 20 और कोस 0 1, राइट। सो m की वैल्यू 5 पुट कर दी, g की 10 पुट कर दी, और आपके पास एंगल 0 बन रहा तो मैंने लिखा नहीं, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है 20। और वैसे भी आपको पता है कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर इसके पास कौन सी एनर्जी है, कौन, एक ही तो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर, mgh भी बोल सकते हो आप, पर उस पर कंफ्यूज हो जाओगे, अभी वहां मत जाओ। यहाँ पर आपके पास क्या है, सिंपली आपको ये निकालना है F डॉट S। फोर्स क्या है आपके पास mg,
डिस्प्लेसमेंट क्या है 20 और एंगल कितना है कोस 0, तो आपके पास 1000 जूल आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पुट कर दिया, और एयर फ्रिक्शन की वजह से आ गया, और एयर फ्रिक्शन की वजह से आना भी नेगेटिव चाहिए था। क्यों? जब बॉल नीचे गिर रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, और एयर फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर ऊपर अपोजिट तो डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स के बीच में 180 का एंगल बनता है, तो आपके पास नेगेटिव है। दूसरा, ये एनर्जी लेगा सिस्टम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। A force F equals to 2 I cap plus में 3 j cap acts on a body to displace it from 1, 2 to 4, 1. If initial velocity of the body is 2 meter per second and m equals to 10 kg, find final velocity. Work done due to all forces किसके बराबर है? Change in kinetic energy. So half m v final का स्क्वायर माइनस में v I का स्क्वायर। कुछ पता है आपको राइट हैंड साइड इक्वेशन में? इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, फाइनल निकालनी है, फाइनल ही निकालनी है ना? यस फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एक पता है और एक निकालनी है। अब ऑल फोर्सेस में एक ही तो फोर्स की बात कर रहा है, इस फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधा फॉर्मूला भी तो निकाल सकते हो, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस इस फोर्स के लिए। वेक्टर वाला जो केस हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई, जब आपको डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर में दे रखा हो तो आप कैसे लिखते हो? 2 I कैप प्लस में 3 j कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ता है हमको। 4 माइनस में 1 कितना आएगा? 3 I कैप, फिर 1 माइनस में 2 माइनस j कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट खोल देते हैं, 3 2 6, फिर आएगा माइनस में 3 जूल, ठीक है। यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे, हमारे पास 3 पता है, हाफ पता है, मास भी पता है कितना है 10, ठीक है। v फाइनल निकालना है, v इनिशियल 2 दे रखा है, ये आ जाएगा 4। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, v फाइनल आ जाएगा। कर लोगे? ये तो इजी है। यस मैम। चलो फिर एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं। फोर्स एक्ट्स ऑलवेज सच दैट इट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ हिल, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ। जो फोर्स एफ लग रहा है इसके ऊपर, वो हमेशा टेंजेंशियली लग रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ, और आपको रफ सरफेस गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा, म्यू आएगा, कहीं ना कहीं ऑप्शंस में भी आपको दिख रहा है म्यू। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैम इसमें कोई थीटा एंगल नहीं रखा, व्हील का मतलब। ले लीजिए, थीटा ले लीजिए। कुछ बात बन रही है कि नहीं?
अभी शायद आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है हर पॉइंट पर, ठीक है, और उसको स्लोली मास को ऊपर लेके गया है। तो स्लोली या ग्रेजुअली जब भी आपको लिखा मिले तो आप क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम में डेल्टा के को 0 कर देंगे, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऑल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं? एक तो देखो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, नीचे की तरफ इसका वेट भी लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, इसके मोशन के अपोजिट इधर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, ठीक है, और एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है Yes, ma'am. जिसको लेके जा रहा है। सो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। निकालना क्या है, इस फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है, इसका मतलब बाकी तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उनसे फिर ये आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का तो सीधा ही है, 0। हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, राइट। थोड़ा सा ऊपर खिसका ब्लॉक, सरफेस के कांटेक्ट में परपेंडिकुलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा आपके पास, कहीं पर भी आप देखें डिस्प्लेसमेंट जैसे यहाँ होगा, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा 90 बनाएगा, तो ये होगा 0। प्लस में फ्रिक्शन का कैसे करें हम, देखो फ्रिक्शन का सॉल्व करना शुरू करते हैं हम यहां से, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इनटू में एन। जब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आप जा रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, mg cos mg theta. cos theta. यस। यहाँ से अगर आप बात करें एक इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये भी थीटा बनेगा, इधर आएगा आपके पास एम जी कोस थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया म्यू इनटू में एम जी कॉस थीटा, करेक्ट। अब वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम स्मॉल वर्क डन देख लेते हैं, रफ सरफेस है हमारे पास, तो हम ले लेते हैं एक स्मॉल वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको, मान लेते हैं कि ब्लॉक यहां से थोड़ा यहां मूव किया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां से ds, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ dl, ठीक है। अब अभी देखो इसने क्या बोला कि जो आपके पास फोर्स है वो टेंजेंशियल लग रहा है टू द सरफेस ऑफ द हिल, ठीक है। तो यहां से अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल ऐसे बनाऊं, छोटा सा ऐसे, तो ये जो एंगल बनाएगा ये भी तो थीटा होगा ना बेटा। ऐसे आपके पास नीचे वाली लाइन है, ऊपर आपने एक ऐसे छोटा सा ट्राइंगल को ड्रॉ किया है, इस तरफ आपके पास फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हुआ और इस तरीके से इंक्लाइंड हुआ और थोड़ा सा ये ऊपर मूव किया, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस है ना ऐसे आपके पास, ये काटेंगे तो ये जो आपके पास ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर और ये जो थीटा है, ये दोनों सेम एंगल बनेंगे या नहीं बनेंगे, बताओ बस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो यहां से आपके पास क्या आ गया, स्मॉल वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, क्या होगा यहां से बताओ, जो फ्रिक्शन लग रहा है ये तो सेम ही लगेगा ना, ये आएगा आपके पास म्यू एम जी कोस थीटा इनटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर डी एस, यही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और एंगल कितना है ड्यू टू फ्रिक्शन वाले में 180 होगा, तो यहाँ पर आगे एक नेगेटिव आ जाएगा। ये बात सबको क्लियर है, Yes, ma'am. देख लो कोई डाउट है तो बताओ इसके अंदर। हमने क्या करा, हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए पूरे इंक्लाइन प्लेन में, कोई भी दो उठा सकते हो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखा, उसमें पीछे छोटा पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो हमने निकाल लिया म्यू एम जी कोस थीटा, ठीक है। तो यहां से अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो बताओ मुझे, ये जो ds है ये चाहिए है, क्या करें बताओ, न्यू mg cos थीटा तो पूरा ही कांस्टेंट है। देखो
जो ds इसके कंपोनेंट लो जरा, ds cos थीटा, क्या वो dl के बराबर नहीं होगा? यस मैम। ठीक है, तो यहां से जो ds cos थीटा बन रहा है इसको मैं dl रख दूं, माइनस में म्यू एम जी dl। ये बात सबको समझ में आ गई? रख सकते हैं ना? अब ये आपके पास स्मॉल वर्क डन है, अब मुझे टोटल वर्क निकालना है, या तो इंटीग्रेट कर दूं या समेशन लिख दूं, एक ही बात है। तो यहां से देखो ये टोटल वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस बार म्यू भार एम भार जी भार समेशन ऑफ डीएल। ये किसके बराबर हो जाएगा? डीएल 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 छोड़ोगे मतलब जोड़ते जाओगे तो क्या आएगा आपके पास? माइनस में म्यू एम जी इंटू एल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस तो मैम। यहाँ से आपके पास एक तो आ गया फ्रिक्शन वाला वर्क डन, कितना आया ये? माइनस में म्यू एम जी एल। अब बची बात ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिए हमको सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट देखने की जरूरत यस है, मैम, वर्टिकल। इसका माइनस एम गेट हो जाएगा। यस, आपके पास क्या आएगा? माइनस में, माइनस क्यों आएगा? मैम क्योंकि 180 का एंगल है। यस, ग्रेविटी का फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस एम जी एच ये आ गया, प्लस में डब्ल्यू एफ एन इक्वल्स टू 0। तो आपके पास डब्ल्यू एफ क्या आ जाएगा बताओ? म्यू एम जी एल प्लस में एम जी एच, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। डी। आई बात समझ में? इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लो, कहां पर अटक रहे हो। दोबारा से रिपीट करूं? भाई सभी फोर्सेस की वजह से वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। एक स्टेटमेंट में थोड़ा सा पार्ट मिसिंग था कि आपके पास वो स्लोली लेके जाया जा रहा है, तो उस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो ऑल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस है? नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है एंड एक्सटर्नल फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन का 0 हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन 90 पे होता है। उसके बाद डब्ल्यू एफ तो हमको निकालना ही है, जो ये वाला जो डब्ल्यू एफ है जो मैंने डब्बे में डाला, ये हमको निकालना है। फ्रिक्शन का निकालना पड़ेगा ग्रेविटी, ग्रेविटी का तो सीधा ही आप लोगों ने देख लिया, क्योंकि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आपको पहुंचना है ए से बी, आप कैसे ही पहुंच जाओ, चाहे ऐसे जाके ऐसे पहुंचो, चाहे सीधे पहुंचो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ चलती हूँ तो ये तो डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी परपेंडिकुलर है, तो ये वाला वर्क डन तो 0 ही हो गया। यहाँ से यहाँ आपका देखिए तो ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है एम जी एच, और आगे एक नेगेटिव साइन लगा लिया क्योंकि एंगल कितना बन रहा है? 180। तो हमारे पास ग्रेविटी वाला जो वर्क डन है वो भी आ गया। फ्रिक्शन वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू एन, नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन पे एमजी कोस थीटा पुट कर दिया, फोर्स आ गया। फोर्स आ गया, आप डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में मैंने क्या किया? एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया और उसके लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट सपोज डीएस है, पीछे की तरफ इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 है, तो आगे नेगेटिव लगा दिया। फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर ली म्यू एम जी कोस थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? डीएस हुआ है, डीएस पुट कर दिया। डीएस कोस थीटा यहां से देख के आप समझ पा रहे हो कि डीएल के बराबर होगा। डीएस का कंपोनेंट नीचे की तरफ डीएस कोस थीटा दैट इज इक्वल टू डीएल, तो डीएल पुट कर दिया, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर दिया, या फिर समेशन भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट को बाहर लिखा, समेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। नेगेटिव आपको पता ही है क्यों आया, क्योंकि 180 पे यहाँ पर पुट करा, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है सबको? मैम हाँ जी। मैम जो फ्रिक्शन फोर्स है मैम उसमें वर्टिकल भी तो निकलेगा, वर्टिकल नहीं निकलेगा, ये पूछना था। फ्रिक्शन फोर्स मोशन की अपोजिट होता है ना बेटा, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है आपके पास, तो उस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है, तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ ट्राइंगल में ड्रॉ किया है कि आपके पास मोशन ऊपर है और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वो समेशन वगैरह होकर हमारे पास आ गया कि ये एल हो गया, तो वो अपने आप एडजस्ट हो गया है सारा जो जो भी उसके अंदर हुआ है। बट फ्रिक्शन का बस ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि मोशन के अपोजिट लग रहा है, ठीक है? वो हमने छोटा सा छोटा सा वर्क डन निकाला ड्यू टू दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वो अपने आप सारी चीजें उसमें आ गई है। ऐसे नहीं सोचो यहाँ पर कि आपके पास सिर्फ एल वाला जो केस है वही आया है यहाँ पे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, फटाफट कर दो। Kinetic energy acquired by mass m in traveling a certain distance d starting from rest under the action of a constant force is directly proportional to.
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना। एंड दे आर Yes, सेइंग ma'am. कि रेस्ट से चला है, तो सिर्फ एक ही बच गया, हाफ एम वी एफ का स्क्वायर, यही तो बच गया, वी आई 0 है, ठीक है। और आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया है, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स सर्टेन डिस्टेंस चला है डी, तो आप लिख सकते हो ना, एक ही तो फोर्स है एफ, कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स के केस में आप वर्क डन कैसे निकाल देते हो, एफ डॉट एस, डिस्प्लेसमेंट कितना आपके पास डी, और ये आपके पास फोर्स आ गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी, एफ डॉट डी दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मास पे कहीं पर भी कोई रिलेशन आया है, डिपेंडेंट। इट इज No, इंडिपेंडेंट ma'am. ऑफ एम। क्लियर है सबको? तो आज का लेक्चर हम यही तक रखते हैं। ओके